हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का हम लोगों ने बोर एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बोर रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बोर रेडियस में क्या क्या आता है। ठीक है, देखिए बोर साहब ने बताया था कि बोर साहब ने ये कहा था कि कोई भी अगर एटम है तो उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपका न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहेंगे और उसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस से इनकी जो डिस्टेंस होती है इसी को कहते हैं बोर रेडियस। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बोर रेडियस। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग बोर रेडियस। इसका डेरिवेशन आप लोगों में नहीं है, इसमें डेरिवेशन नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यूज आप लोगों को बताई जा रही है जो आपके लिए यूजफुल है। दिस इज आर विच डिनोट द बोर रेडियस। दिस इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर m क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। h क्या है, आपका प्लैंक कांस्टेंट है। 4 कांस्टेंट, पाई आप जानते हैं। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। k की वैल्यू आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, जो कि कह सकते हैं कि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं तो उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू k। और z आपका एटॉमिक नंबर है और e आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको अगर हाइड्रोजन के केस के लिए देखा जाए, हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है और उसका अगर रेडियस देखा जाए तो r दिस इज इक्वल्स टू m स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपका z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा उसके लिए, z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा उसके लिए। ओके, अब ये वैल्यू जब कैलकुलेट की जाएगी, यहां पर ये सब वैल्यू रखने के बाद r आपका आ जाता है r की जो वैल्यू आती है, r की वैल्यू आपकी आती है 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ r फॉर हाइड्रोजन, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। लेकिन अगर मान लीजिए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बन गया तो यहां पर आप क्या कर देंगे, अपॉन z। दिस इज द वैल्यू फॉर एनी एलिमेंट फॉर देयर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ओके, ये वैल्यू आप किसी में भी वर्क कर सकती है। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू आप चेंज करिए, z की वैल्यू चेंज करिए तो डिफरेंट आपका डिफरेंट एलिमेंट के लिए निकल आएगा। जैसे हम लोग एक दो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन है, वो फर्स्ट ऑर्बिट यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये तो आपने निकाल लिया है, z इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 कर निकल आता। लेकिन ये डिस्टेंस मान लीजिए 2 है, हाइड्रोजन के लिए है, तो r दिस इज इक्वल टू 0.29 इनटू n की वैल्यू कितनी है, 2 आ जाएगा। 2 स्क्वायर, z की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.529 इनटू 4 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, सेकंड हाइड्रोजन ऑर्बिट की वैल्यू, हाइड्रोजन ऑर्बिट का रेडियस का ये वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के लिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक, इसका हम लोग अभी थोड़ी देर में कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी देखेंगे। हालांकि एक न्यूमेरिकल इस टाइप का ये हो गया है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछता है, आपको वैल्यू याद रहेगी तो आप कैलकुलेट तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए जैसे जैसे आप किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी होगी, उस ऑर्बिट की के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे E से। किससे डिनोट करेंगे, E से। और इसकी वैल्यू आती है दिस इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर z स्क्वायर k
स्क्वायर m e की पावर m e² 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब z की वैल्यू अगर 1 कर देंगे, हाइड्रोजन के लिए निकल आएगा, तो E इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर z इक्वल्स टू 1 k स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू निकल आएगी। अब इसमें हमारे पास ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, और ये कांस्टेंट हो जा रहा है। तो इसके लिए E दिस इज इक्वल्स टू, अगर पूरा कैलकुलेट किया जाएगा तो आएगा -2.18 इंटू 10 पावर 2.18 इंटू 10 पावर -19 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ठीक है, जूल पर एटम, जूल पर एटम। ओके, और इसी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप निकालते हैं, इसी को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, ठीक है, इसी को अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला तो आपकी वैल्यू आ जाती है, दिस इज E इक्वल्स टू 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इसी को अगर किलो कैलोरी पर मोल में निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, दिस माइनस E इक्वल्स टू -313.6 m स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में वैल्यूज हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यही अगर जूल में निकाली जाए तो -31312 m स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में आपकी एनर्जी की वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में आपकी एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, ये एनर्जी आपकी निगेटिव होती है, जैसे जैसे आप ऑर्बिट में दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू आपकी क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू जैसे ही आप बढ़ाते जाएंगे, देखिए नेगेटिव साइन होने की वजह से ये वैल्यू अपने आप बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपकी ओवरऑल वैल्यू न्यूमेरिकल में घटेगी और नेगेटिव साइन आगे लगा हुआ है, जिसकी वजह से अगर जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू घटती है वैल्यू उतनी ही ज्यादा बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी का कॉन्सेप्ट था कि हाँ इतनी एनर्जी बोहर कॉन्सेप्ट में निकलती है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप याद रखिएगा, ये डेरिवेशन तो आपकी में नहीं है लेकिन ये वैल्यूज याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको इजी होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको इजी होगा। अब देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाल करके इंफिनिटी में छोड़ देने पर किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसी को कहते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी ये जो एनर्जी थी इसी एनर्जी का पॉजिटिव वर्क है। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन को उससे रिमूव करने के लिए एनर्जी देते हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट एनर्जी निकलने का था, जब आप कॉन्सेप्ट एनर्जी देने का लगाएंगे तो वहां पर एनर्जी पॉजिटिव जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, E दिस इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 पावर -19 n स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक है, जूल पर एटम ये वैल्यू हो जाएगी। उसमें आप देखिए नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव हो गया है, इसमें क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है। अब देखिए जो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए आप क्या था कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कैसे वर्क करेगा, कैसे हम लोग करेंगे। ठीक, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काम करेगा कि नहीं, इसके बेसिस में हम लोगों ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम निकाला था। हम ये देखते हैं कि कोई भी एटम अगर एनर्जी गेन करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, तो वो जंप करके किसी दूसरे स्टेट में चला जाता है, किसी दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है, लेकिन वो उस ऑर्बिट में बहुत देर तक रह नहीं पाता है, वो उस ऑर्बिट में बहुत देर तक रह नहीं पाता। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जब बहुत देर तक नहीं रह पाता है तो वो एनर्जी को रिलीज करके तुरंत थोड़ी देर में ही अपने ऑर्बिट में आ जाता है, और जो रिलीज एनर्जी है वो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मिलती है, लाइंस के फॉर्म में मिलती है। तो उन लाइंस स्पेक्ट्रम को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं,
उन लाइन स्पेक्ट्रम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास n equals to 4, n equals to 3, n equals to 2, n equals to 1, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेट हैं। हमारा ये ग्राउंड स्टेट है, यहां से एनर्जी इलेक्ट्रॉन पाया, जंप करके यहां आ गया। अब इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ठीक है, कहीं भी आ जा सकता है, ठीक। तो इसमें कितने इनमें कौन कौन से सीरीज निकल के आते हैं इलेक्ट्रॉन जो जंप करके अपने स्टेट में आएगा, तो उनको हम लोग उनके स्पेक्ट्रम को हम लोग सीरीज के फॉर्म पढ़ते हैं, उनके लाइंस को हम लोग सीरीज के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक। उनके लाइंस को हम लोग सीरीज के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो इनमें जो पहली सीरीज है वो है आपकी लाइमन सीरीज। कौन सीरीज है? लाइमन सीरीज पहली है, लाइमन सीरीज, ठीक है। अब ये सीरीज आपकी निकलेगी कैसे? ये दिस इज 1 बाई लैम्डा आर एच 1 अपॉन n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आती है और आर एच की वैल्यू होती है आपकी 1097706977 या फिर कह सकते हैं 109677, ठीक। ये वैल्यू हो जाती है और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये आपका n1 जिसमें आएगा और n2 जिससे आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज हम लोग की निकल के आ रही है, ठीक, ओके। अब यहां पर अगर मान लीजिए लाइमन सीरीज है, जब n1 इक्वल टू 1 होता है, जब n1 इक्वल टू 1 होता है और n2 इक्वल टू 3, 4, 5, 6 any1 कुछ भी हो जाए, तो इसको कहते हैं हम लोग लाइमन सीरीज, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग लाइमन सीरीज, इसको क्या कहेंगे हम लोग? लाइमन सीरीज, ओके। इसको हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपकी जो सीरीज है, अगर मान लीजिए n1 इक्वल्स टू, ये n2 है, n1 इक्वल्स टू हो जाए और n2 इक्वल्स टू आपका 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन हो, तो इस सीरीज को कहते हैं हम लोग बार्मर सीरीज, बार्मर सीरीज, क्या कहेंगे? बार्मर सीरीज, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बार्मर सीरीज, ठीक। जैसे ही n1 इक्वल्स टू 3 हो और n2 इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन हो, तो इस सीरीज को कहते हैं हम लोग पास्चन सीरीज, क्या कहेंगे? पास्चन सीरीज, ठीक है। और जैसे ही n1 इक्वल्स टू 4 हो और n2 इक्वल्स टू आपका क्या हो जाए? 5, 6, 7, 8 ये हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ब्रैकेट सीरीज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ब्रैकेट सीरीज कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रैकेट सीरीज। एक बार और इसको कर दे रहे हैं, साफ नहीं आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज। इसके लिए n1 इक्वल टू आपका होगा 4, n2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा, अगर n1 इक्वल टू 5 हो जाए और n2 इक्वल टू आप क्या हो जाए? n2 इक्वल टू आपका 8, 9 सॉरी 6, 7, 8, 9 सो ऑन ये हो जाए, तो इसको कहते हैं फुंड सीरीज। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग फुंड सीरीज, ठीक है। ये डिफरेंट स्पेक्ट्रम सीरीज है जो हम लोग को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलते हैं, ठीक। अब ये देखिए, दिस इज द इनिशियल, जहां से आपका गिर रहा है और यहां पर गिर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका
कोई भी इलेक्ट्रॉन फोर्थ सीरीज फोर्थ n की वैल्यू फोर्थ हो, फोर्थ ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में गिर रही है तो उसमें आप क्या कहें, कौन सीरीज होगी, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर आपका जो ग्राउंड स्टेट है वो आपका फर्स्ट है, n1 की वैल्यू 1 आ रही है तो वो होगा आपका लाइमन सीरीज, n2 की वैल्यू 2 आ रही है, n1 की वैल्यू 2 आ रही है, सेकंड एनर्जी लेवल में गिर रहा है तो 12वां सीरीज हो जाएगा। ठीक, इसमें एनर्जी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आपकी फोर्थ से फर्स्ट में गिर रहा है तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप क्या कर देंगे, दिस इज 1 एंड दिस इज 4। ठीक, आप इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका पूरी वैल्यू निकल आएगी। इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी पूरी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ठीक, ओके, ये हमारे पास सीरीज कॉन्सेप्ट था। हम लोग इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल फॉर्म में, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो ये बोस मॉडल था, बोर मॉडल में जो लिमिटेशन थी उसमें ये बिल्कुल भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी केमिकल बॉन्डिंग को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, स्पेक्ट्रम क्यों मिलते हैं उसके बारे में ये कंप्लीट जानकारी नहीं दे पा रहा था, जीमान इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक स्टार इफेक्ट, इनके बारे में ये कुछ नहीं बता पा रहा था, इसीलिए इसमें कुछ ये ड्रॉबैक्स थी। ठीक, अब इसमें हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है उसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला हमारा है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, इसमें क्या बताया गया कि जो मैटर है इट बिहेव्स एज अ वेव, मतलब ये वेव और पार्टिकल दोनों का नेचर शो करता है, ये वेव और पार्टिकल दोनों का नेचर शो करता है। ठीक है, अब इसको 9th में हमने डिस्कस किया थोड़ा बहुत कि वेव और पार्टिकल दोनों का नेचर कैसे ये शो करता है। तो अगर मान लीजिए किसी भी मैटर को आप अगर हाई स्पीड से अगर मैटर अगर है तो पार्टिकल नेचर शो करेगा ही करेगा, कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको वो मूव करा देगा। अब अगर इसी मैटर के पार्टिकल को हाई स्पीड में, बहुत ही हाई स्पीड में अगर आप मूव कराएं तो उसका जो नेचर होगा वो वेव की तरह शो होगा। फॉर एग्जांपल, जब कभी आप अगर कोई बॉल हो उसको बहुत ऊंचाई में फेंक दीजिए और वो नीचे जब जमीन में गिरती हुई आती है तो आपको लगता है कि वो बॉल लहरा रही है, इट शोज लाइक अ वेव, वो वेव की तरह शो करता लगता है कि उसका मोशन वेव की तरह हो रहा है, बट इट शोज एज अ पार्टिकल। ठीक है, तो उसी तरह जब बहुत हाई स्पीड से कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी एनर्जी वेव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, इक्वेशन था, वो डी ब्रॉगली इक्वेशन था। क्या था? डी ब्रॉगली इक्वेशन। इन्होंने बताया कि जो मैटर है, ठीक है, वो वेव और पार्टिकल दोनों का नेचर शो करता है। तो वेव के नेचर के हिसाब से हमारे पास जो ई होता है, ई अगर आप कोई भी पार्टिकल को लाइट की स्पीड से मूव कराइए, लाइट की स्पीड से मूव कराइए तो उसमें पार्टिकल जो होंगे वो मास जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हमारे पास ये क्या था, ई बराबर mc स्क्वायर, याद आया आइंस्टीन का मास, आइंस्टीन का एनर्जी कॉन्सेप्ट, ई बराबर mc स्क्वायर, ये हमारे पास पहला इक्वेशन। और अगर हमारे पास वो वेव नेचर शो कर रहा है, अगर क्या कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है, तो E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू, या फिर E बराबर hc अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू हमारे पास आई थी, E बराबर hc अपॉन लैम्डा। ठीक, अब ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, दोनों वैल्यू एक बराबर आएंगी, तो हमारे पास क्या आएगा, hc अपॉन लैम्डा और m c स्क्वायर, क्या आएगी, mc स्क्वायर। ठीक, अब अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो ये
कह सकते हैं इसको इधर भेजिए और इसको इधर भेजिए, तो लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। ये वैल्यू हमारे पास अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तब के लिए है। मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से नहीं ट्रेवल कर रहा है तो सी आपका किसमें कन्वर्ट होगा, v में। एक लिमिटेड वैल्यू रहेगी तो लैम्डा इक्वल्स टू जैसे इसमें रखेंगे एच एम वी, ये कन्वर्ट हो जाएगा। और एम वी क्या होता है, दिस इंप्लाइज एच अपॉन पी। एम वी क्या होता है, दिस इज द मोमेंटम। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बन के आता है लैम्डा दिस इक्वल्स टू h upon p, this is the de Broglie equation, this is de Broglie equation, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन है, de Broglie equation है। ओके, de Broglie equation आपका डिफरेंट फॉर्म में मिलता है बेटा। अगर मान लीजिए आपको मोमेंटम दिया हुआ है, मास इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी दिया हुआ है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर आपका एनर्जी दिया हुआ है तब आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम लोग एनर्जी कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमको ये पता है कि E दिस इज इक्वल टू E के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, किसमें, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, E के दिस इज इक्वल टू 1/2 mv², ये हमें पता है। अब यहां पर देखिए मास से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करिए, मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, m e के 1/2 m²v², ये हो जाएगा। यहां पर अगर आपने किया तो यहां पर क्या हो जाएगा, m e के 1/2 और ये क्या है mv², ये हो जाएगा। mv क्या है, मोमेंटम होता है, m e के 1/2 p², p को इधर रोकिए और बाकी को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 2m e के √, ठीक है। अब p के जगह इसको पुट कर सकते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आएगी लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2m e के। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की दी हुई है, उसका मास दिया हुआ है, तो आप उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका वेवलेंथ इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर मान लीजिए आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दी गई, एनर्जी किसमें दी गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कुछ नहीं करता है, यहां पर ईवी कर दीजिए, ई के दिस इज इक्वल टू ईवी, आपका कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ईवी। तो लैम्डा दिस इज इक्वल टू h अपॉन √2mEV, where E is the charge of electron, V is the potential and mass, m is the mass of electron। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पर आ जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी हुई है या वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, उसके बेसिस में अगर आपको वेवलेंथ निकालने कहता है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से क्या होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसमें हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। ओके, एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं ये कैसे कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें सीधा कुछ नहीं करना है, मास 0.1 kg और वेलोसिटी दिया हुआ है v, ये दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास फार्मूला है लैम्डा दिस, और इसमें लैम्डा पूछा हुआ है, लैम्डा दिस इक्वल टू h अपॉन mv, फार्मूला बताया गया है 6.67 into 10⁻34, दिस इज द वैल्यू ऑफ h। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6, आपके में 62 दिया हुआ है, 6.62 into 10⁻34 जूल सेकेंड। मास कितना दिया है 0.1 इंटू वेलोसिटी कितना हुआ है 10, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड।
तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.62। यहाँ पर अगर पूरा आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये कर लीजिए, ठीक है, इंटू 10⁻⁻34 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर दिस बॉल। अगर मास आपका ये दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, तो आपका कैलकुलेशन ये निकल के आएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। और काइनेटिक एनर्जी ये आपका दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पूछ रहा है, लेमडा आपको पूछ रहा है। लेमडा की वैल्यू क्या होगी h/√2mE_k, 2mE_k। और यहां पर जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो आपको तुरंत निकल के आएगा लेमडा इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई √2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻25। ठीक है, 31। ठीक है, अब ये आपको लेमडा की वैल्यू जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी लेमडा की वैल्यू निकल आई। अब देखिए सीधे फॉर्मूले में आपने पुट किया और आपको वेवलेंथ निकल आएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो ये आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन तक हम लोगों ने आज देखा। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के माध्यम से ये देखेंगे कि हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो कैसे डिस्कस होंगे। ओके, थैंक यू।